नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीट में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उनकी बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जो आपको 2025 की जो रीट होगी उसमें अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद करते हैं। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? ये रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है गिंदड़, ऑप्शन नंबर बी है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी है भवाई, ऑप्शन नंबर डी है कच्ची घोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया। यानी कि जो कालबेलिया लोक नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो बच्चे लाइव जुड़े हुए सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे कि संत मीराबाई के पति का नाम क्या था। रीट 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मीराबाई के पति का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर एक है भोजराज, ऑप्शन नंबर बी है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है नरपत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है संग्राम सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो होगा ऑप्शन नंबर ए भोजराज। यानी कि जो संत मीराबाई है उनके पति का नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भोजराज। यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर एक है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वो सारे बच्चे आंसर देंगे इसका कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। ये भी रीट 2018 में पूछा गया था। ये चित्रकला जो बनी ठनी है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है सतवंत प्रसाद से, ऑप्शन नंबर बी है नागरीदास, ऑप्शन नंबर सी है मृगावती, ऑप्शन नंबर डी है शिव पार्वती। तो किससे संबंधित हो जाएंगी? तो हो जाएगी नागरीदास से। और ये बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और ये संबंधित किससे होगी? तो ये नागरीदास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन से लोक देवता है जो चूरू जिले के ददरा गांव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर डी है देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको शाबाश। यानी कि जो चूरू जिला है उसके ददरे गांव से गोगा जी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? रीट 2012 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है जानक, ऑप्शन नंबर सी है निम्बार्क, ऑप्शन नंबर डी है दादू। तो इसको राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निम्बार्क। या जो निम्बार्क है वो सगुण भक्ति का प्रचारक संत माने जाते हैं। अपना आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी निम्बार्क। अगला क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष स्थान एक प्राचीन वस्तु अधिनियम इस राजस्थान में कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन दोहराने की संभावना है। ये भी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1947, ऑप्शन नंबर डी है 1952। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961। यानी कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? ये रीट 2021 में पूछा गया था कि जो दादू है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर एक है सांबर में, ऑप्शन नंबर बी है आमेर में, ऑप्शन नंबर सी है नारायणा में, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर में। तो कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी नारायणा में। यानी कि जो संत दादू है उनकी मृत्यु नारायण में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या बताना आपको कि जो जाम्बोजी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है पिपासर में, ऑप्शन नंबर बी है गागरोन में, ऑप्शन नंबर सी है जेतारण में, ऑप्शन नंबर डी है नागौर में। तो जो संत जाम्बोजी हुए उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था पिपासर नागौर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पिपासर में हुआ था। और पिपासर कहाँ पर है? तो नागौर जिले में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यह भी रीट 2011 में पूछा गया था, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो सालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है नवलगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है मुकुंदगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है पिलानी में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो जाएगी जैसलमेर में। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जिले में गोगामेड़ी का मेला लगता है? क्या बताना आपको कि वो कौन सा जिला है जहां पर गोगामेड़ी का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर में, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है चूरू में। तो गोगामेड़ी का मेला कहाँ पर लगता है?
तो वो लगता है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ है वहां पर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। बता रहा है कि वो कौन सा किला हो जाएगा जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी और उसे सफलता नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर एक है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाला किला अलवर, ऑप्शन नंबर सी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है अचलगढ़ सिरोही। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किला है जिस पर लॉर्ड लेक ने चढ़ाई की थी किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। उस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की भाषा के लिए किसने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। रीट 2011 में पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन नंबर एक है कवि कुशललाभ ने, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यमल मिश्रण ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स टोड ने। तो किसने किया था, तो क्या था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आंसर देना है। सोटा, छंद और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी हो जाएगी। क्या बताना आपको कि सोटा, छंद और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो बोली कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मेवाती, ऑप्शन नंबर सी है बागड़ी, ऑप्शन नंबर डी है डुंडाड़ी। तो क्या होगा इसका आंसर, तो होगा ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, जिसका सोटा, छंद और मांडराग ये सारी की सारी बोलियां क्या हो जाएगी, तो इसकी पूरी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं। क्या बताना आपको कि जो राठी और महेटा है वो किस बोली की उपबोलियां है। रीट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है मेवाती, ऑप्शन नंबर डी है मारवाड़ी। तो किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी मेवाती की, यानी कि जो राठी वो मेटा है वो किसकी बोली हो जाएगी, तो वो मेवाती की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, जय सिंह सूरी के लेखक कौन थे। क्या बताना आपको कि जो जय सिंह सूरी है उसके लेखक कौन थे। ये भी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक है हमीद मधवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है हमीद महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी है हमीर मठ, ऑप्शन नंबर डी है हमीर रासो। यानी कि जो जय सिंह सूरी है उन्होंने किसकी रचना की थी, तो की थी हमीर मधवर्धन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देवाना देखो कि जो जय सिंह सूरी है उनके द्वारा हमीद मधवर्धन की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे। क्या बताना आपको कि जो वीर विनोद नामक ग्रंथ है उसके प्रणेता कौन थे। ऑप्शन नंबर एक है श्यामल दास, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है दयाल दास, ऑप्शन नंबर डी है गोपीनाथ। तो वीर विनोद की रचना किसने की थी, तो की थी श्यामल दास ने। इस कारण जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मणिकौल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है। क्या बताना आपको कि जो मणिकौल की फिल्म दुविधा है वो किस कृति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एक है विजयदान देथा की, ऑप्शन नंबर बी है नथमल जोशी, ऑप्शन नंबर सी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी है यादवेंद्र शर्मा। तो किसकी होगी, तो होगी विजयदान देथा की, जिनकी जो दुविधा करती है वो किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए विजयदान देथा, जिस पर एक फिल्म बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुतई गद्दर डगला कानो ए मिर्जाई किससे संबंधित है। रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि दुतई गद्दर डगला और कानो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है तलवार से, ऑप्शन नंबर बी है पगड़ी से, ऑप्शन नंबर सी है अंगरखी से, ऑप्शन नंबर डी है ओंगड़नी से। तो किससे संबंधित होगी, तो होगी अंगरखी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दुतई गद्दर डगला और कानो और मिर्जाई है वो अंगरखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था। क्या बताना आपको कि जो मध्यकाल में खनगा है वो एक प्रकार की किसकी विशेषता थी। ऑप्शन नंबर एक है जूता, ऑप्शन नंबर बी है आभूषण, ऑप्शन नंबर सी है वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है पगड़ी। तो किसकी विशेषता हो जाएगी, तो हो जाएगी पगड़ी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो खनगा है वो किसकी विशेषता हो जाएगी, तो पगड़ी की विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पगड़ी का आभूषण कौन सा है। यह भी रीट 2021 में पूछा गया था कि इनमें से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है गोकरू, ऑप्शन नंबर बी है बलेवड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सिरपेच, ऑप्शन नंबर डी है जेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो होगा सिरपेच, यानी कि जो पगड़ी है
उसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो वो सिरपेश नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। रीट 2021 में पूछा गया था कि शीशपुल नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है नाक पर, ऑप्शन नंबर सी है गर्दन पर, ऑप्शन नंबर डी है कान पर। तो शीशपुल नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शीशपुल नामक आभूषण है वो शरीर के सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। क्या बताना आपको कि जो रमजोल नामक आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है कमर, ऑप्शन नंबर बी है नाक, ऑप्शन नंबर सी है पैर पर, ऑप्शन नंबर डी है अंगुली पर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैर पर, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि रमजोल नामक आभूषण है वो शरीर के पैर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बल्लिया आभूषण कहां पर पहना जाता है। अब क्या बताना आपको कि जो बल्लिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है हाथों में, ऑप्शन नंबर बी है कानों में, ऑप्शन नंबर सी है सिर पर, ऑप्शन नंबर डी है नाक में। सभी बच्चे बताएंगे बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है हाथों में, यानी इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। आपको ध्यान रखना है कि बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो वो हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थमड़ियों ठेडियों आठ ठूसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। क्या बताना आपको कि जो थमड़ियों ठेडियों आठ ठूसी नामक आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है कंठ पर, ऑप्शन नंबर सी है हाथ पर, ऑप्शन नंबर डी है कमर पर। तो ये कहाँ पर धारण किए जाते हैं, तो ये कंठ पर धारण किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है थमड़ियों ठेडियों आठ टूसी नामक आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कंठ पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुणोपासक नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है जसनाती, ऑप्शन नंबर बी है दादू, ऑप्शन नंबर सी है रामस्नेही, ऑप्शन नंबर डी है नाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाथ, यानी कि इनमें से निर्गुण उपासक कौन सा नहीं होगा, तो होगा नाथ, यानी कि सगुण उपासक है। जबकि जसनाती दादू रामस्नेही ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सगुण उपासक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि वो निर्गुण उपासक नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है। क्या बताना है कि इनमें से कौन सी शाहपुरा में, इसमें से किस संप्रदाय की शाहपुरा में प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है दादू की, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ की, ऑप्शन नंबर सी है निम्बार की, ऑप्शन नंबर डी है रामस्नेही की। तो किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी रामस्नेही की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा में शाहपुरा में किसकी स्थित हो जाएगी, तो रामस्नेही की स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाबूजी का तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। क्या बताना आपको कि जो पाबूजी है उनका तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है ठीकरिया में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुरिया में, ऑप्शन नंबर सी है कोल्लू में, ऑप्शन नंबर डी है पांचोटा में। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो कोल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पाबूजी का तीर्थ स्थल है वो कोल्लू मंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसलमेर के बाटू राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी देवी है जिसकी पूजा जैसलमेर के भाटी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर एक है आवड़ माता, ऑप्शन नंबर बी है आवरी माता, ऑप्शन नंबर सी है करणी माता, ऑप्शन नंबर डी है हिंगलाज माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो होगा करणी माता, यानी कि जो देशनोई बीकानेर में करणी माता है उसकी पूजा जैसलमेर के बाटी राजपूत नहीं करते हैं। जबकि आवड़ माता, आवरी माता और हिंगलाज माता ये इनकी सारी की सारी जैसलमेर के जो बाटी राजपूत है ये उनकी पूजा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सी लोक देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है चौथ माता, ऑप्शन नंबर बी है छींक माता, ऑप्शन नंबर सी है घेवर माता, ऑप्शन नंबर डी है महामाया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा महामाया, यानी कि जो महामाया माता है उनको शिशु रक्षक लोक देवताओं की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास जो रीट के प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। और अगर आप अभी भी और रीट के प्रश्न चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर रोज आपको
जो प्रीवियस ईयर में पर्सन आए हुए हैं उनकी बेहतरीन क्लास करवाऊंगा। लगभग जब तक रीट का एग्जाम लगेगा तब तक मैं पूरे के पूरे जो रीट में पर्सन आए हुए हैं उनका एनालिसिस करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी प्रकार रीट की बेहतरीन क्लास के साथ कल 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।